हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी, और उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। यहाँ तक हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो हाउ वी विल प्रोसीड, कैसे सोल्व करेंगे। इसमें आपके पास 3 मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट वन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले तो मैं डिफाइन करता हूँ कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन, ए फंक्शनल रिलेशन containing as many arbitrary constants a functional relation containing as many arbitrary constants as is the order of differential equation is called solution of differential equation if this functional relation it satisfies the given differential equation। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी फॉर्मेशन, उसमें आपको बताया था फंक्शनल रिलेशन थी। तो फंक्शनल रिलेशन की हेल्प से मुझे डायरेक्ट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बारे में पता लग गया था। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उतना ही आपके पास बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर था। अगर फंक्शनल रिलेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी सेकंड ऑर्डर की। 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी थर्ड ऑर्डर की बनेगी। बिल्कुल सेम मैंने आपको ये भी बताया था कि वाइस वर्सा केस है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द फंक्शनल रिलेशन एंड ऑर्डर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बोथ आर सेम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सॉल्यूशन क्या होगा, एक ऐसा फंक्शनल रिलेशन थी तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन एक फंक्शनल रिलेशन कहलाएगी। कब कहलाएगी, ए फंक्शनल रिलेशन कंटेनिंग एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, एक ऐसा फंक्शनल रिलेशन जिसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, एज इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी तो मैं उसका सॉल्यूशन डिफाइन कर रहा हूँ कि एक ऐसी फंक्शनल रिलेशन जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जितना कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, उसको सॉल्यूशन कहा जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहा जाएगा, इफ इट सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो फंक्शनल रिलेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा कि भी मुझे ये कैसे पता चले कि जो फंक्शनल रिलेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। आपको पता है फंक्शनल रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशन है
इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है C1 और C2। कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बना दी, x d2y/dx² x² + 1 × dy/dx² इक्वल टू 0। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसका ऑर्डर सेकंड होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वाली फंक्शनल रिलेशन होगी, या इस फंक्शनल रिलेशन को मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहूँगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, कंटेनिंग एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एज इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगला पॉइंट, एक सेंटेंस और बाकी बचा कि इस फंक्शनल रिलेशन को इसका सॉल्यूशन कब कहेंगे, इफ दिस फंक्शनल रिलेशन सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये फंक्शनल रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब आ गया मुझे ये कैसे पता चले कि ये जो फंक्शनल रिलेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। इस फंक्शनल रिलेशन की हेल्प से निकाले हुए डेरिवेटिव्स की वैल्यू आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे। निकाले हुए डेरिवेटिव्स की वैल्यू अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, मतलब फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के हम पुट कर देंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शनल रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। इन दैट केस दिस फंक्शनल रिलेशन विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक से ज़्यादा फंक्शनल रिलेशंस हमें मिल सकती हैं, एक से ज़्यादा, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। मतलब ये पॉसिबिलिटी भी है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन एक से ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल रिलेशंस, वो आपके पास एक्सरसाइज में आप देखोगे तो आपको मिलेगा। अब इसमें बात आती है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वन इज जनरल सॉल्यूशन, and second is particular solution. जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। जब तक फंक्शनल रिलेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तब तक ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एक्चुअल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही होंगे। मैंने बताया था ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों यूज होंगे। डिफरेंशिएशन का यूज था फॉर्मेशन में, इंटीग्रेशन का यूज है सॉल्यूशन में। तो इंटीग्रेट करते समय हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ता है, वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। जब तक इस फंक्शनल रिलेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हैं तब तक ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है, और जब इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के पुट हो जाएगी इस फंक्शनल रिलेशन में, तब ये सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जब तक प्रेजेंट हैं तब तक जनरल सॉल्यूशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के पुट हो गई इसमें, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब की बार सीबीएसई का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या बताओ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है। तो जो मतलब बच्चा टॉपिक को, चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ेगा वो प्रॉब्लम आएगी, एक नंबर पता नहीं कहाँ से क्या डाल देगा। उसने पूछा था कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है,
उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या कितनी होगी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको हमेशा जर्नल सॉल्यूशन में मिलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जर्नल आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलेंगे, जर्नल सॉल्यूशन में आपको जो कांस्टेंट्स दिए हुए हैं उनकी पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। आई थिंक ये दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा और सॉल्यूशन क्या होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, उसका जर्नल सॉल्यूशन क्या है, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। आई थिंक ये तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी। सॉल्यूशन निकालने से पहले सेकंड एक्सरसाइज दी हुई है बुक में, प्रूव करना कि प्रूव करें कि ये फंक्शनल रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या करेंगे, इस फंक्शनल रिलेशन की हेल्प से निकाले हुए डेरिवेटिव्स की वैल्यू प्रूव कर देंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ से डेरिवेटिव निकाल के इसमें पुट कर रहे हैं। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शनल रिलेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन निकालने से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जहां हमें एक फंक्शनल रिलेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रूव करना है कि वो इसका सॉल्यूशन है, प्रूव इट। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, जैसा आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के अंदर जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज थी वहाँ जो क्वेश्चंस निकाले थे लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, देखें आप अपनी सेकंड एक्सरसाइज एक बार इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सेकंड एक्सरसाइज दी हुई है। बेटा जो कल एक्सरसाइज कराई थी उसमें से कोई एग्जांपल कहीं पर प्रॉब्लम आ रही हो? 12th एग्जाम्पल। बेटा इसमें ध्यान रखना, इस वीक में मैं एक मिशन स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं पर्सनली घर पे विजिट करूँगा आपकी नोटबुक चेक करने के लिए, क्योंकि लापरवाही है। मैंने कल 11th में बात की, 12th में तो खैर हालांकि नहीं देखा, 11th में देखा, बच्चे से बात कर रहा हूँ, हाँ सर पिछले 2-3 दिन की वीडियो नहीं देखी, उससे पहले की कॉपी कंप्लीट है। फिर मैंने पेरेंट्स को उसी टाइम बताया कि सर 1 मिनट चेक करना है इसकी मैथ्स की नोटबुक। अब नोटबुक लेके आओ भाई मैथ्स की, अब पापा को क्या पता कि मैथ्स के क्वेश्चन है, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, इंग्लिश का टीचर है वो। सर एक बार देख के बताना इसमें क्या लिखा हुआ है। सर बोले क्वेश्चन तो मेरे को नहीं पता, बाकी मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ क्या लिखा हुआ है। अब वो लिखा हुआ है वो उसके अंदर या तो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है या फिजिक्स की कोई लैंग्वेज दी हुई है। सर ये तो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। भाई मैथ्स की नोटबुक लेके आओ, ये तो रफ है आपकी, इसमें ये इसमें मैथ का, मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सब कुछ मिक्स है। मैथ्स के लेके आओ नोटबुक। अब वो है बेटा ये ना समझें कि सर सामने प्रेजेंट नहीं है, कुछ कहेंगे, कहना सुनना सब सेकेंडरी है। आप लोग अपना ईमानदारी से काम करें, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अल्टीमेटली मैं बार बार बता रहा हूँ ये आपके फ़ायदे के लिए है, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो, इसलिए हम थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करके समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा इस रास्ते चलो, आपका फ़ायदा होगा, अपनी मंजिल पर पहुँच जाओगे। अदरवाइज़ 1-2 साल के बाद ठोकरे खाने के सिवा बाकी कुछ नहीं बचेगा। बार बार बताता हूँ, साथ वाले बच्चे आपको ओवरटेक कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। फिर आपको कहीं ना कहीं 1-2 साल के बाद मैं विश्वास दिला रहा हूँ, रियलाइज़ ज़रूर होगा कि हाँ टीचर्स ने तो कोशिश की थी कि हम भी इन बच्चों के साथ ही चलें जो बाकी जिस वे में जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन वो बात हमारे दिमाग में ही नहीं बैठी। हम ऐसे समझते रहे कि ये तो ऐसे ही करते हैं, ऐसा थोड़ी होता होगा। कड़वा सच है जीवन का ही, कड़वा सच जो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब समझेंगे। टूट कर बिखरने से पहले हम सब चाहते हैं कि आप लोग सारे के सारे अपने आप में सुधार कर लें, वो नौबत ही ना आए, उन हालातों से हमें सामना ना करना पड़े कि जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि बेटा 6 महीने की बात और रही अब तो। उसके बाद आगे जो एडमिशन्स है ना वो +2 के नॉलेज प्लस मार्क्स। अब नॉलेज नहीं है, मार्क्स नहीं है,
कोई बैठा थोड़ी है सामने, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ चलो चीटिंग करके दे दिया, क्या फ़ायदा बताओ उसका। एनुअल एग्जाम में ऐसा थोड़ी हो पाएगा, एनुअल एग्जाम में नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कह रहा कि हर बच्चा ऐसा कर रहा है, ये नहीं कह रहा हूँ मैंने एक केस बताया आपको। जितने भी मार्क्स आए ईमानदारी से एग्जाम दें, चाहे कोई भी एग्जाम, कोई बात नहीं, अब की बार नहीं अगली बार आएंगे। अपनी कमियों के ऊपर काम करें कि भी अब की बार मेरे मार्क्स क्यों आए कम, यहाँ प्रॉब्लम रही है, मैंने यहाँ लापरवाही की है, उस लापरवाही को ख़त्म कर दो, बस उस पॉइंट को हटा दो, डेफिनेटली मार्क्स आएंगे नेक्स्ट टेस्ट में। नहीं हो सकता कि आपके मार्क्स ना आएंगे। हाँ, दृढ़ इच्छा शक्ति हो और जुनून हो आगे बढ़ने का। प्रॉब्लम्स आएंगी, सच्चाई का जो मार्ग है, सफलता का जो मार्ग है, वो इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, लेकिन मिल के काम करेंगे, उन प्रॉब्लम्स से भी पार पा लेंगे, उनका समाधान भी मिल जाएगा। लेकिन एक तो कभी भी डिप्रेस नहीं कि बस नहीं हो रहा भाई, मैं तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, नहीं, ऐसी भावना कभी भी दिमाग में नहीं आई, कभी भी। भाई मेरे जितने कैपेसिटी है, जितना कैलिबर, उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, बस ठीक है। जो रिजल्ट मिलेगा मुझे संतुष्टि होगी कि जितना मैं कर सकता उतना मैंने किया। अब जो रिजल्ट है वो स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है उस टाइम अगर आपके दिमाग में ये भावना आती है कि भाई मैंने लापरवाही तो की है, अदरवाइज ये रिजल्ट यहाँ से यहाँ जा सकता था, या मैंने इतनी मेहनत की तभी रिजल्ट आ गया, अगर मैं और ज़्यादा मेहनत कर लेता तो फिर क्या करें, तो शायद मैं इन बच्चों से और आगे आ जाता। और जिस बच्चे ने पूरा अपना जो रिदम था, जितने जुनून, जितनी कैपेसिटी, जितना कैलिबर था, उसके अकॉर्डिंग मेहनत की, उसको सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है कि ठीक है भाई मेरा लेवल यही था, कोई बात नहीं, मैंने जितनी मेहनत में कर सकता उतनी मेहनत की, अब मेरा ये रिजल्ट है, मैं इसके साथ आगे बढ़ूँगा। एक बार पहले 12th एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल्स which passes through origin and having center on x axis। बेटा ये क्वेश्चन वही है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स which touches y axis at origin। बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स which touches y axis at origin। आई थिंक ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है, तो मैं पहले वो क्वेश्चन 12th जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ आऊँगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through origin and center lies on x axis। जो सॉल्यूशन इसने दिया हुआ है उस सॉल्यूशन की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उस सॉल्यूशन की हेल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा हमें? सर्कल की जर्नल इक्वेशन लेके चलते हैं, जैसा इसने सॉल्यूशन दिया हुआ, अगर उसकी बात करते हैं तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने पढ़ी है। इक्वेशन और जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन इस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए बनानी है। पहले इस जर्नल इक्वेशन को उस फैमिली ऑफ सर्कल्स में चेंज किया जाएगा जिसकी हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनवा रहा है। ये जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो, क्योंकि जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है वो ओरिजिन से पास हो रही है।
तो इसका ओरिजिन से पास होने के लिए C0 होना जरूरी है। सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास है -G और -F। एज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0, -F 0, तो वहां से F0 आ गया। क्योंकि सर्कल इस फैमिली में जितनी भी सर्कल हैं वो सारी की सारी ओरिजिन से पास है। एज सर्कल इन द फैमिली पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करे, इसके लिए C का 0 होना जरूरी है। C = 0 और F = 0, ये दो कंडीशन इम्पोज करने के बाद हमारी जो जर्नल इक्वेशन है उस फैमिली ऑफ सर्कल में चेंज हो जाएगी, जो ओरिजिन से पास हो रही है, और जो सेंटर है वो आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस। ये दोनों कंडीशन अप्लाई करते ही ये जो जर्नल इक्वेशन था ना तो ओरिजिन से पास हो रहा था ना सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर था, लेकिन ये दोनों कंडीशन अप्लाई होते ही ये ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स में चेंज हो जाएगा जो सेंटर ओरिजिन से पास भी हो रहा है और सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर। Therefore, equation of family of circles passing through origin and center lies on x-axis will be x square plus y square plus 2gx = 0। ये हमारे रिक्वायर्ड फैमिली आ गई जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी। ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज देयर, g। एक बार डिफरेंशिएट करके और यहाँ से हमें क्या कर देना है, g को एलिमिनेट कर देना है। कर लेंगे इससे आगे तो, अरे इससे आगे निकाल लोगे, किसकी प्रॉब्लम थी भैया? हाँ बताओ। एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन हो जाएगा? ये इससे आगे निकालोगे ना, जिसका भी डाउट था बेटा। ऑनलाइन क्लास का फायदा यही है। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन है सिंपल, एक बार डिफरेंशिएट करके जी की वैल्यू निकालना, पुट कर देना। चलो इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं। ये कह रहा है कि सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसी क्वेश्चन को आप कोई जरूरी नहीं इसी तरीके से निकालो। सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, कहीं भी है सेंटर, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है। ठीक है, मैं रेडियस ले लेता हूं क्योंकि सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास भी हो रही है। ये आपके पास रेडियस होगा। रेडियस अगर a है, a, लेट a बी द रेडियस ऑफ सर्कल, सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसका सेंटर a0 अगर रेडियस a है तो। अगर यहाँ है तो सेंटर -a0 हो जाएगा, जबकि मैं a लेके चल रहा हूँ रेडियस, सेंटर मत लेके चलना क्योंकि सेंटर से फिर रेडियस डिसाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। रेडियस a ले लिया, अगर सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सेंटर a0, अगर सेंटर नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सेंटर -a0। तो सर्कल आपके पास ये हो सकती है या फिर सर्कल हमारे पास ये हो सकती है, कुछ भी। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, x - a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एक यार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बस। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल निकाला था। इसी क्वेश्चन अगर लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसी सर्कल है, इस फैमिली में ऐसी सर्कल्स हैं जो वाई एक्सिस को टच कर रही है ओरिजिन के ऊपर। मैंने कल बताया था क्वेश्चन कि कोई भी सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर टच केवल और केवल उसी केस में करेगी जब उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर। ये लाइन लिखते ही क्वेश्चन अट्रैक्टिव हो जाता है, नंबर ना देने का मन करे तब भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इट इज पॉसिबल और एनी सर्कल will touch y axis at origin, it is possible only when center lies on x axis। ठीक है, तो ये केस आपके पास था। अब एक बार डिफरेंशिएट करें और सिंपली करें। 14th एग्जांपल है, form the differential equation of all circles which touches x axis at origin। x axis को टच कर रही है, it is possible only when center lies on y axis।
इसने जो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लेके चल रहा है, मत लेके चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली में ऐसी सर्कल्स हैं बेटा, एक बात का और ध्यान रहे, कभी मान लो ऐसा ना हो कि भी आपने 14 क्वेश्चन बता दिया, मेरे पास जो बुक उसमें 14 क्वेश्चन कोई और हो और आपके पास 14 क्वेश्चन है वो कोई और हो, ऐसा कोई केस है तो भी बता देना सर ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ऐसी सर्कल्स हैं जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर टच कर रही है। कब पॉसिबल है? वही बात है जब सेंटर कहाँ होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है तो सेंटर से ओरिजिन तक के डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही इसलिए रेडियस हो जाएगी। अगर आपके पास सर्कल ये है, यहाँ भी सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है, लेकिन यहाँ अगर सेंटर में 0 बी लेके चल रहा हूँ तो जो रेडियस है वो बी के इक्वल नहीं है। रेडियस बी के इक्वल कब आ रहा है? रेडियस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल कब आ रहा है? जब ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रही है। अगर आपके पास ऐसी सर्कल्स दी हुई हैं जिनका सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है और रेडियस आर है, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। प्रत्येक सर्कल का रेडियस फिक्स है, पर्टिकुलर कांस्टेंट है, एलिमिनेट नहीं होगा, केवल बी एलिमिनेट होगा। तो अब ये वाला क्वेश्चन अब मर्जी है तुम्हारी, इसके अकॉर्डिंग लेके चलना चाहो यहाँ से, क्योंकि सर्कल ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए इसलिए 0 होना चाहिए। सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, जी 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू 0। वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा, दोनों की लैंग्वेज सेम है, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज में डिफरेंस है। किस किस क्वेश्चन की? Form the differential equation of all circles touching y-axis at origin, or form the differential equation of family of circles passing through origin and centralize on x-axis। सेम इक्वेशन है। आप यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c लेके मत चलना, ये लेके चलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे निकाल दो, डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आएगी। और दूसरी तरफ यहाँ क्या कह रहे हैं? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन सेंट्रलाइज ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि सर्कल ओरिजिन से पास हो रही है, तो रेडियस अगर ए है तो सेंटर 0 ए हो जाएगा, रेडियस अगर बी है तो सेंटर 0 बी हो जाएगा, नीचे है तो 0 माइनस बी हो जाएगा। उस बी और माइनस बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से कोई भी एक केस डिस्कस कर रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन, दूसरी शब्दावली जिसमें यही क्वेश्चन पूछ सकता है, जो इस बुक में दी हुई है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंट्रलाइज ऑन वाई एक्सिस। आई थिंक निकल जाएगा भी क्वेश्चन, या और आगे निकालने की जरूरत है? निकाल लेंगे ना? चलो आगे चलो। एक देखो इसमें 16 भी है, कौन सा? 20। देखें, ए स्फेरिकल रेन ड्रॉप एवापोरेट्स एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। स्फेरिकल जो रेन ड्रॉप है एवापोरेट्स एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। एवापोरेट यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप। स्फेरिकल रेन ड्रॉप है, एवापोरेट्स, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग, एवापोरेशन हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रेन ड्रॉप गोज ऑन डिक्रीजिंग। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इन्वॉल्विंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ दिस रेन ड्रॉप। अज्यूम कर लेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ, आर बी द रेडियस ऑफ spherical rain drop at any instant of time t।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम चेंजेस एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। वॉल्यूम जो है स्फेरिकल रेन ड्रॉप का वो एक रेट से चेंज हो रहा है, एक फिक्स रेट से चेंज हो रहा है, जो रेट प्रोपोर्शनल है किसके, स्फेरिकल जो रेन ड्रॉप उसके सरफेस एरिया है। वॉल्यूम एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया आ गया 4πr²। वैल्यू पुट कर दो, dV/dt माइनस k इंटू एस। के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम लगातार डिक्रीज हो रहा है। dV/dt इस v का डेरिवेटिव निकाल दो t के विद रिस्पेक्ट में, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, r क्यूब का आ जाएगा 3r² इंटू r का t के विद रिस्पेक्ट में dr/dt माइनस k इंटू सरफेस एरिया 4πr²। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 4πr² इस 4πr² से कैंसिल, तो आपके पास अल्टीमेटली जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो dr/dt इक्वल टू इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्वमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप। ये हमारा क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्यूशन में और कोई है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है किसमें? इक्वेशन आई है। हाँ इक्वेशन आई इसमें बेटा के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि dV/dt प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलेगा इसके अंदर। क्यों नहीं मिलेगा कि इनिशियली जब यहाँ पर आप कंडीशन इंपोज करोगे ना कि when t = 0 r = this, when this = this r = this, तो वहाँ पर k की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी। जब यहाँ पर हम इसमें कंडीशंस इंपोज करेंगे कि जब t 0 है तो r इतना है, t 1 है तो r इतना है, t 2 है तो r इतना है, हमें कंडीशंस दी हुई होगी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के बाद t और r की वैल्यू दी हुई होगी, तो वहाँ से इस k की आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो इसमें जो सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज है यानी कि सेकंड एक्सरसाइज है 13 पार्ट 8। ये इसमें गिवन है आपके पास 13 का जो 8 पार्ट है। बेटा क्या प्रॉब्लम आ गई? नॉन वर्टिकल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, नॉन वर्टिकल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। नॉन वर्टिकल का मतलब यहां पर है जो m है ना वो आपके पास इनफाइनाइट नहीं है, वर्टिकल लाइन उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर जो नॉन वर्टिकल लाइन है, नॉन वर्टिकल लाइन, कहीं आपने ऐसा तो नहीं ले लिया कि लाइन की इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 होती है, या 1 हटा दो ax + by + c = 0 होता है, ये लाइन की इक्वेशन है। बेटा ऐसा तो नहीं स्टार्ट किया है। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास 3 आ गए, लेकिन एक्चुअल में जो लाइन की इक्वेशन है प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 नहीं होंगे, 2 होंगे। 2 पैरामीट्रिक कर्व है, आप कहोगे 3 है यहाँ तो ए बी और सी। आपको ध्यान हो 11th में हमने बताया था ax + by + c = 0 always represents a straight line where a and b are not simultaneously 0। a और b जो है वो एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस केस में तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं होगी। a अगर नॉन 0 है तो मैंने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, x + b/ay और प्लस का c/a = 0। इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया, इसकी जगह नया नाम दे दिया, तो x प्लस का कैपिटल ay और प्लस का कैपिटल b = 0। 2 पैरामीटर आ गए यहाँ पर, कैपिटल A और कैपिटल। ठीक है।